मैं मानता हूं कि कहीं कोई भगवान नहीं है, किसी ने इस ब्रह्मांड को नहीं रचा और कोई हमारा भाग्य तय नहीं करता। इसके साथ ही ये भी मैं गहराई के साथ महसूस करता हूं कि शायद कोई स्वर्ग नहीं है और मृत्यु के बाद जीवन भी नहीं। हमारे पास यही एक जिंदगी है जिसमें हम अपने ब्रह्मांड के विशाल बुनावट को समझ सकते हैं और इस जिंदगी के लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं। ये बात अगर मैं अपने नाम से बोल दूं तो 50 लाठी वाले दल लेके पहुंच जाएंगे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के सामने किसी की हैसियत नहीं है कि कोई उंगली उठा सके। हमारी सदी के महानतम वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने का बुधवार तड़के कैम्ब्रिज में निधन हो गया। वो 76 साल के थे। स्टीफन हॉकिंग ब्रह्मांड की बारीकियों को समझने और समझाने वाले एक महान वैज्ञानिक ही नहीं, वो मिसाल थे इस बात की कि इच्छा शक्ति अगर हो तो शरीर की लाचारी दिमाग को किसी का मोहताज होने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। जिस उम्र में कोई भी व्यक्ति सबसे ऊर्जावान होता है, उस उम्र में मोटर न्यूरॉन डिजीज नाम की लाइलाज बीमारी ने उन्हें घेरा। डॉक्टरों ने कहा कि वो कुछ साल ही जिंदा रहेंगे, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों को गलत साबित किया और व्हील चेयर पर बैठे बैठे इस असीम ब्रह्मांड के राज ढूंढे और दुनिया को बताया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने वाली उनकी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं और दुनिया की 35 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर ब्लैक होल्स तक उनका काम विज्ञान की दुनिया में मील का पत्थर है, जो आने वाले कई साल तक वैज्ञानिकों को व्यस्त रखेगा। स्टीफन हॉकिंग को हम कैसे समझे, ये बताने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर दक्ष लोहिया, जो कैम्ब्रिज में उनके छात्र रहे हैं, उनके साथ काम किए हैं। 78 से 82 तक तो उनके छात्र रहे हैं और उसके बाद भी लगातार फेलो के रूप में काम रहे हैं। दक्ष साहब, आपका स्वागत। आप हमारे दर्शकों को, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, उन्हें बता दीजिए कि ये महान वैज्ञानिक जिनको आपने नजदीक से देखा है, किस रूप में देखा, उनकी क्या लगन थी, कैसे इतना वो काम करते थे, कुछ भी आप उनके बारे में बता दीजिए, हमारे लिए फर्स्ट हैंड जानकारी होगी। ये तो बहुत बड़ा विषय है। मैंने स्टीवन हॉकिंग के बारे में सुना तो था, ये भी पता था कि वो बहुत उनकी सेहत ठीक नहीं है। उसी बीच करीब 1973 में मेरा खुद अपना एक्सीडेंट हुआ और मैं बहुत ही अफसोस करता था कि मैं पहले स्विमिंग करता था, मैं एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट भी करना चाहता था, लेकिन उसके बाद जब एक्सीडेंट हुआ तो बिल्कुल लगा कि पूरी दुनिया खराब हो गई है। फिर मैंने कुछ रिसर्च ज्वाइन की। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने पहले रिसर्च ज्वाइन की। फिर कुछ मैंने एक आर्टिकल लिखा था, तो वो स्टीवन हॉकिंग इत्तेफाक से उसी के रेफरी बने थे, क्योंकि मैंने जहां भेजा था वहां के एडिटर ने मेरे को लेटर लिखा कि बस मेरे आर्टिकल से करीब 1 हफ्ते पहले स्टीवन हॉकिंग का ही पेपर उसी विषय पे सबमिट हुआ था, जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो मेरा जो आर्टिकल था वो उन्होंने उन्हीं को भेजा, तो हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू हुई और वो बहुत ही एनकरेजिंग थे। उन्होंने पहले लेटर में ही लिखा कि भी मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि तुमने एक पर्टिकुलर टॉपिक है डिसिटी यूनिवर्स, उसकी सारी प्रॉपर्टीज अपने आप ही डिस्कवर की हैं। तो मैं बहुत खुश हुआ। फिर हमने आगे जब बढ़े तो उन्होंने 1978 में मुझे मौका दिया कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आऊं। तो इस तरह से हमारी एसोसिएशन शुरू। डेमोक्रेटिक थे, मौका देते थे अपने आसपास छात्रों को। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा वातावरण था वहाँ। लेकिन जब मैं पहली बार गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम करना एक अलग ही वहाँ की अपनी मुश्किलें हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटी में तो गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी पढ़ाई जाती है। हाँ, वो वहाँ तो नहीं होगा। प्रधानमंत्री प्रोपेगेट करते हैं। हाँ, वो वहाँ तो नहीं चलेगा। साइंटिस्ट प्रधानमंत्री। हाँ, तो खैर वहाँ जब प्रोफेसर हॉकिंग को जब मैं मिला तो पहले तो मुझे शौक लगा कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मुझे ये तो पता था कि उनकी सेहत खराब है, लेकिन पहले मुझे लगा, उनकी सेक्रेटरी ने सबसे पहले पूछा कि तुम्हें पता है ना इनके बारे में। मैंने कहा हाँ, ही इज अनवेल। तो फिर उन्होंने एक कुर्सी घूमी, मैंने बस देखा कि खूब सारे कपड़े पड़े हैं, उसके ऊपर एक सिर पड़ा हुआ है। मैं बहुत शॉक हुआ। तो उसके बाद हमारा एसोसिएशन शुरू हुआ कि उनकी हालत इतनी खराब है, मुझे नहीं पता थी। लेकिन अब उस वक्त वो बोल सकते थे, हालांकि उनको बहुत स्वैगर था उनकी जुबान में, हमें समझना पड़ता था। वो काफ़ी पेशेंट थे और उनको, हम 3 स्टूडेंट्स थे, हम बाई टर्न उनके साथ काम करने का मतलब उनको घर से लाना,
गुरु सेवा जो होती थी वो वहाँ अच्छा, यहाँ तो खत्म हो गई होगी, यहाँ तो खत्म हो गई होगी, कौन पूछता है यहाँ के गुरुओं को। लेकिन वहाँ अभी भी जितने भी स्टूडेंट्स थे वो बाई टर्न्स हर हफ्ते में रोस्टर बना हुआ होता था, किसने लाना है, और उस दिन पूरे दिन उनको उनकी देख रेख करनी है, विच मेंट एवरीथिंग, और घर छोड़ तो लगातार वो काम करते थे, रिसर्च करते थे। हाँ, किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व रहते थे, और बहुत अच्छा हमारा एक बहुत सेट रूटीन था, बड़ा अच्छा वातावरण पर दुनिया में जिस तरह से तकनीकी बदलाव हो रहे हैं उस पर भी लेके उन्होंने टिप्पणी की है कि इस तरह से ये अंत कर देगा ह्यूमैनिटी को लेके भी। सिर्फ वो काफी चिंतित रहे और बोला है उन्होंने, जैसे भारत के वैज्ञानिक तो डर के मारे बोलते नहीं हैं, साहब खड़े हो जाएंगे तो हुजूर की तरह सर झुकाएंगे, लेकिन वो बोलते रहते हैं। हाँ, उन्होंने अभी रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या क्या वार्निंग्स दी हैं, चेतावनी दी है कि भाई इसकी मिलिट्री एप्लीकेशंस को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि मतलब वो टर्मिनेटर फिल्म से बहुत इम्प्रेस थे। हमने काफी डिस्कशन भी किया था जब मैं कैम्ब्रिज में ही था, जब उसका पहला वर्जन आया था टर्मिनेटर का, तो वो कहते थे कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस पे उन्होंने काफी ऑफ लेट कहा था। मैं आपको एक मैं किस्सा बताता हूँ जो बहुत ही पर्सनल है मेरे लिए। मैं जब अपनी पीएचडी मैंने कर ली थी, उसके बाद लाइप्जिग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी, जहां पार्टिकल फिजिक्स में एक बहुत नया मोड़ लिया था। एक अणु है, क्वार्क कहते हैं, टॉप क्वार्क, उसकी डिस्कवरी हुई थी। तो वहाँ उसकी रिपोर्टिंग होनी थी, और भी काफी कुछ हमारे काम से मुतल्लिक वो खुद जान नहीं पा रहे थे उस वक्त। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं हो आऊँ। तो मैं गया था वहाँ, मैं उस वक्त इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर पूना में था, तो मैं गया वहाँ। तो वहाँ मैंने अटेंड की कॉन्फ्रेंस। तो जब मैं वापस आई, 1985 की बात है, तो मैंने सोचा कैम्ब्रिज होते हुए जाऊँ, मिलते हुए जाऊँ। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो हमारी जो सेक्रेटरी थी वो एकदम हैरान, उन्होंने कहा थैंक गॉड कोई आए, कोई स्टूडेंट नहीं है इस वक्त, और स्टीवन हॉकिंग की बहुत तबीयत खराब है। और जेन जो है उनकी पत्नी, उन्होंने वो बिल्कुल अकेली हैं और बहुत हताश हो रही हैं, तो तुम चले जाओ वहाँ हॉस्पिटल में। तो मैं इतना थका हुआ था, मैंने कहा कि अरे यार आज रहने दो, कल आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा दक्ष कल शायद वो कल तक बचे नहीं, फिर तो हमें जाना ही था। तो उधर मैंने देखा कि जेन, मैं जैसे ही पहुंचा तो जेन ने बिल्कुल गले लगाया, कहा कि अब तुम संभालो, मुझे 3-4 घंटे का रेस्पाइट दो। तो उस वक्त जो ऑक्सीजन, उनको एकदम वहाँ न्यूमोनिया हो गया था, बहुत सीवियर। वो यूरोप गए थे और वहाँ से उनको एकदम लाया गया, और तब उनको न्यूमोनिया में उनके ऑक्सीजन लेवल एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो कभी, अब यही था, डॉक्टर ने भी हमें कहा कि इसको एडजस्ट करते रहो, कि थोड़ा लाल हो जाएंगे तो एकदम कम कर दो ऑक्सीजन, और नीले हो जाएं तो बढ़ा दो। तो एडजस्ट नहीं कर पाते, वो मैनुअली एडजस्ट कर रहे थे। तो जब नीले हो जाते थे तो वो बेहोश हो जाते थे, जब लाल हो जाते थे तो एकदम होश आता था। तो उसी प्रतिक्रिया में एक बार जब वो होश में थे तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने भी कहा हाय स्टीवन हाउ आर यू। तो उन्होंने कहा आई एम ऑल राइट, रिपोर्ट ऑन लाइप्जिग। अच्छा, उस स्थिति में भी उनको ये भी नहीं पता था कि 5 मिनट बाद वो बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। He wanted me to tell him what happened there. वहाँ क्या हुआ। बहुत सारे ऐसे दर्शक नहीं समझ पाते, उनको अच्छे शिक्षक नहीं मिलते। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड को कैसे समझा, और वो ब्लैक होल्स वाली जो उनकी अवधारणा थी वो क्या? मुझे मालूम है कि टीवी उसके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ भी बताएंगे तो बच्चे उसके आगे सोचेंगे। उनकी जो अहम, एक ब्लैक होल ऐसा बहुत ही ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी सरफेस पे इतनी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है, इतनी ज्यादा ग्रेविटी है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। तो उसके अंदर तो सब कुछ जा सकता है लेकिन निकल कुछ नहीं सकता। तो स्टीवन हॉकिंग का सबसे, इससे पहले उन्होंने ब्लैक होल्स पे ही काम किया था रॉजर पेनरोज के साथ, उससे मैं काफी प्रभावित था। एक किताब थी जॉर्ज एलिस के साथ, लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम, तो वो एक लैंडमार्क किताब थी। वो बहुत कुछ उस वक्त कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड के बारे में चल रहा था। उसका उन्होंने एक सिंगुलैरिटी थ्योरम्स के नाम से कुछ थ्योरम निकाले थे,
जिनका बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट है इन थ्योरेटिकल फिजिक्स। उसके बाद 1974-75 में उन्होंने एक आर्टिकल, एक नई थ्योरी दी जिसमें उन्होंने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को कंबाइन करके एक फॉर्मूला लिखा जिसकी जैसे E=mc² एक आइंस्टाइन का है, ऐसे ही एंट्रोपी इज क्वार्टर ऑफ द एरिया ऑफ द होराइजन। ये क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और ग्रेविटेशन को कंबाइन करता है। ये बहुत ही, इसके रेप्लिकेशंस बहुत थे, रेमिफिकेशंस बहुत थे। क्या? इसका एक रेमिफिकेशन था कि भी जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में एक अनसर्टेनिटी होती है, एक वो जो अणु इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं वो पार्टिकल्स जैसे बिहेव नहीं करते। उनका अगर लोकेशन पता हो तो उनकी स्पीड नहीं बता सकते, उसमें अनसर्टेनिटी होती है। तो स्टीवन हॉकिंग ने यह सिद्ध किया कि ग्रेविटेशन की वजह से एक ऐसी अनसर्टेनिटी होगी जो क्वांटम मैकेनिक्स की अनसर्टेनिटी से भी के बियॉन्ड होगी। अब उस पर बहुत डिबेट हुआ और उस डिबेट में वो परेशान रहते थे, हम भी उसमें काम करते थे। तो कई स्टूडेंट्स भी उनमें बिलीव नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने उस पे बहुत ज्यादा डिबेट हुआ, उनका बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, इतना कि 2005 में बर्लिन में कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैंने सिद्ध कर दिया कि दैट आई वाज रॉन्ग, कि मैं बिल्कुल गलत था, ये मैंने सिद्ध कर दिया। अनफॉर्चुनेटली उनके ही एक स्टूडेंट ने, जो मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं, उन्होंने फिर प्रूव किया कि उनका जो प्रूफ था वो फ्लॉड था। तो वो इशू अभी भी ओपन है। उसको अच्छा। वो इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। पर इतना विज्ञान में भरोसा, भगवान को खारिज करना, चूंकि हम हिंदुस्तान के लोकेशन में बैठे हुए तो ये कॉन्फिडेंस है कि भी हमारे इसरो के वैज्ञानिक बिना पूजा किए हुए तो स्पेस छोड़ते नहीं। देखिए, पूजा आप चाहे जितनी कर ले, एक आस्था होती है, उसके कॉज या उसका पूरा फील्ड अलग है। स्टीवन हॉकिंग इन चीजों को मिक्स नहीं करते थे। उनको, वो चर्च जाते थे म्यूजिक सुनने वहां, क्योंकि चर्च पेट्रोनाइज करती है म्यूजिशियंस को, और बहुत ही मतलब ही वॉज पैशनेट अबाउट इट। उनकी वो इनफैक्ट उस म्यूजिक के दौरान ही, उस म्यूजिक के पैशन से ही उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी से हुई थी, जेन हॉकिंग से। सो खैर, कितना कुछ बताया आपने। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर दक्ष लोहिया कि आप आए और आपने इस महान वैज्ञानिक को करीब से देखा। मैं सिर्फ एक चीज और बताना चाहता हूँ कि एक लेसन है सभी विद्यार्थियों के लिए, और कि जब मैंने उनको देखा तो मैं अपनी जो डिसेबिलिटी से वो तो भूल ही गया, और बस ये था कि भाई एक लेसन है सबके लिए कि चाहे जितनी भी खराब सिचुएशन हो, नेवर गिव अप, लड़ते रहना है ना। तो लड़ते रहिए, कभी हार मत मानिए, जीत इंतजार कर रही है आपका। ब्रेक के बाद बहुत अच्छी चीज दिखाने वाला हूं। थैंक यू सर। ब्रेक से पहले प्रोफेसर दक्ष लोहिया एक शानदार किस्सा बता गए। 2001 में स्टीफन हॉकिंग भारत आए थे और उन्होंने यहाँ के ऐतिहासिक स्मारकों को देखने की इच्छा जताई, लेकिन उस वक्त शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे लोगों के लिए रैंप नहीं थे। तो दक्ष लोहिया ने सीधा पीएमओ को पत्र लिख दिया। वाजपेयी जी ने रातों रात कई जगहों पर रैंप बनवा दिए और स्टीफन हॉकिंग कुतुब मीनार देख सके। तो वाजपेयी जी का शुक्रिया। अब बढ़ते हैं आगे। क्या हम अपने पारंपरिक त्योहारों को भूलते नहीं जा रहे? वो तो सोशल मीडिया है जो इन त्योहारों की झलकें अब हमें गाहे बगाहे नॉस्टैल्जिया की शक्ल में दिखा जाती है, वरना सालों की परंपरा से हासिल कई कीमती चीजें हम भूलते जा रहे हैं जो हमें प्रकृति और इंसानियत के करीब लाती है। उत्तराखंड में ऐसा ही एक पर्व है फूलदेई, जो चैत्र की संक्रांति को मनाया जाता है। इस दिन गांव के बच्चे सुबह सवेरे जंगल से फूल चुनकर लाते हैं और लोकगीत गाते हुए घरों की देहरी पर, चौखट पर सजा देते हैं। बदले में उन्हें दक्षिणा, टॉफी, पैसा, रुपया मिलता है। ये बसंत का उल्लास मनाने का खूबसूरत त्योहार है। उत्तराखंड में कुछ उत्साही युवकों के एक ग्रुप पांडवाज ने इस पर एक शानदार वीडियो बनाया है, जो अंत में ये बताते हुए खत्म होता है कि अपनी बेइंतहा खूबसूरती के बावजूद उत्तराखंड के गांव कैसे खाली हो रहे हैं। आप भी देखिए इस वीडियो को। हमारी और आपकी स्मृतियों में गांव भले ही वैसा का वैसा हो, मगर गांव अब वैसा का वैसा नहीं है, वो खाली हो गए हैं। उत्तराखंड के गांव में आप हजारों घर ऐसे मिलेंगे जिनमें अब कोई नहीं रहता। दूसरे राज्यों की भी यही कहानी है। सुशील बहुगुणा ने तो आपको दिखाई भी थी उत्तराखंड के खाली गांवों की, मकानों की दास्तान। पर देखिए, जो लड़का लौट रहा है फूलदेई के मौके पर, यह सोचकर कि गांव में सब होंगे, कोई नहीं है, सब जा चुके हैं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।